नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है, इसका आगाज हो चुका है। इस पर सभी राज्यों सरकारों की, केंद्र सरकार की नजरें टिकी हुई थी। इसको देखते हुए अगर बात करें कि देश में रफ्तार कोरोना को लेकर बहुत तेज हो चली है, इसको लेकर जहन में सवाल जो आने हैं वो लेकर लाजमी है, स्वाभाविक है कि 96,000 से ज्यादा मामले अब तक पूरे देश में हो चुके हैं और अब तक अगर कुल संख्या की बात कर लें तो 3,000 तक मौत भी हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक चौंकाने का विषय है। इसको लेकर केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकारें हो लगातार गंभीर है। इसीलिए लॉकडाउन 4 के बाद, सेकंड के बाद, थर्ड के बाद अब फोर्थ लॉकडाउन का भी आगाज हो चुका है, जो 31 मई तक रहेगा। आपने देखा होगा जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर पहले ही 3 राज्यों ने ऐलान कर दिया था कि हम 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाएंगे। उनमें सबसे पहला पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार की नई एडवाइजरी से पहले ही तीनों राज्यों ने ऐलान कर दिया था कि हम 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाएंगे और हुआ भी यही। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि 17 मई के बाद यानी कि 18 तारीख से, आज से लॉकडाउन 4 का आगाज होगा। हालांकि इसको लेकर कोई भी तारीख स्पष्ट नहीं थी, निर्धारित नहीं थी, कोई भी तारीख मुकर्रर नहीं थी, लेकिन यह अब स्पष्ट हो चुका है कि 31 मई तक लॉकडाउन 4 रहेगा। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये बात कही थी कि नए रंग रूप वाला ये लॉकडाउन 4 होगा, जिसमें कुछ रियायतें दी गई हैं पहले की तुलना में और कुछ छूट भी दी गई है। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल जहन में यही आता है, जिस तरह से मैं आपको बताऊं, पहले लॉकडाउन में सख्ती किस तरह से थी। कमर्शियल निजी प्रतिष्ठानों पर पाबंदी थी और दूध, दवा, राशन की दुकानों को ढील दी गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल जहन में आने वाली यही है कि बैंक, पेट्रोल पंप, एलपीजी रिटेल आउटलेट खुले, जरूरी सामानों के प्रोडक्शन यूनिट को छूट है। सड़क, रेल, हवाई सेवा पूरी तरह से बंद है। धार्मिक आयोजन, पूजा स्थानों को बंद करने का फैसला। तमाम आयोजन पर रोक लगाई गई, चाहे वो राजनीतिक आयोजन हो, चाहे कोई भी धार्मिक आयोजन क्यों ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा काम शुरू। दूसरे लॉकडाउन में आपको बता रहे हैं किस तरह से छूट मिली। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा का काम शुरू हुआ और बिजली, पानी, टेलीकॉम, सैनिटाइजेशन और उसको लेकर भी काम शुरू हुआ था। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, मैकेनिक, ऑपरेटर भी, उनको भी राहत मिली थी दूसरे लॉकडाउन में। कुछ सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने की इजाजत थी। हम बात कर रहे थे दूसरे लॉकडाउन की। अब तीसरे लॉकडाउन में देखिए किस तरह से ढील दी गई। शादी समारोह के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई। ये तीसरे लॉकडाउन को लेकर हम बात कर रहे हैं। जरूरी सामान की दुकान खोलने की इजाजत दी गई। निजी दफ्तर में 33% कर्मचारियों को काम करने की इजाजत दी गई। बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। और अब क्या खुलेगा? ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी। हम चौथे लॉकडाउन को लेकर बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में ऑनलाइन लर्निंग इसको लेकर खुली रहेगी। प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे स्टेडियम, सरकारी दफ्तर खुलेंगे और कैंटीन चलती रहेगी। और अब क्या बंद रहेगा आपको बताते हैं। हवाई उड़ानें पूरी तरह से इस पर पाबंदी रहेगी, बंद रहेंगे। मेट्रो और रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की ही तरह बंद रहेंगे, इसमें कोई भी रियायत नहीं दी गई है। धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। और अब कब कब लगा लॉकडाउन आपको बताते हैं। सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक सबसे पहला लॉकडाउन लगा और दूसरा 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया था लॉकडाउन। 3 मई से 17 मई तक फिर दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया, जो कि जिसकी मियाद है वो कल ही खत्म हुई है। और अब चौथा लॉकडाउन है 17 मई से 31 मई तक जारी रहेगा। तो महत्वपूर्ण सवाल जहन में यही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था देश को संबोधित करते हुए कि आखिर जिस तरह से लॉकडाउन 4 का आगाज तो होगा, उसके साथ ही हमारा लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं, कुछ पहले से जारी हैं। इसको लेकर आप बताएं कि लॉकडाउन 4 को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सभी सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार मौजूद है हमारे साथ, जो हरियाणा की पूरी तरह से जानकारी रखते हैं
समझते हैं, परखते हैं उसको। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं विनोद बंसल, भटिंडा से मौजूद है, हमारे संवाददाता हैं। और इसके साथ ही हमारे आर के शर्मा, राजस्थान के ब्यूरो चीफ हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आर के, आपके पास आते हैं। आर के, आप बताइए कि फिलहाल राजस्थान को लेकर क्या अपडेट है, वहां पर 24 घंटे को लेकर क्या स्थिति देखने को मिली? जी यस, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान की अगर कोविड-19 की बात करें, सबसे बड़ा विस्फोटक आज भीलवाड़ा में हुआ। भीलवाड़ा में 22 ये पॉजिटिव केस आए, जबकि भीलवाड़ा मॉडल जो राजस्थान ने अपनाया था, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फेमस हो गया था। मगर आज सुबह 22 कोविड-19 आने के बाद ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, राजस्थान के लिए। और बात करते हैं लॉकडाउन 4 की। लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करी है, वो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट अभी इम्प्लीमेंट नहीं करी है। अभी उनमें मंथन चल रही है। आज शाम तक शायद कहीं ना कहीं जो भी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ रखी है, जो गाइडलाइन हमें दी है वो आप देख लीजिए। और सबसे अच्छी बात ये देखने को ये मिल रही है, अपने इंडियन पॉलिटिक्स में भाजपा सेंट्रल में है, स्टेट में कांग्रेस है, मगर इनकी ट्यूनिंग जो है बहुत बढ़िया है। आज इमरजेंसी के टाइम में ये देखने को मिल रही है, आपसी तालमेल, सरकार चाहे किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ संकेत है। और लॉकडाउन की अपन बात करें, चौथी लॉकडाउन की बात करें, ये थर्ड में जो इन्होंने रियायत दी थी, शायद तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो थोड़ी बहुत और रियायत दे दे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रियायत दी थी, सब दुकानें खोल दी जाए, उसमें मंथन चल रही है, कितनी दुकानें खोलेगी, कंटेनमेंट जोन में जो कर्फ्यू इलाके है वहां कैसे करेंगे, और भी राजस्थान में ओवरऑल किस प्रकार से ये दुकानें खोलेंगे और जनता को सेफ्टी सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाएंगे। जी यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास किया कि किस तरह से राजस्थान में स्थिति है, वहां की सरकार किस तरह से काम कर रही है। हमारे साथ जुड़े हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हरियाणा को लेकर बहुत बारीकी से समझते हैं, वहां की सियासत से लेकर हर चीज को। तो आपसे जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इस बात को लेकर निर्भरता उन्होंने कह दी है कि आप राज्य सरकार ही तय करें कि किस तरह से इस लॉकडाउन को नए रंग रूप वाला बनाना है, आप स्थिति को देखते हुए सब कुछ तय करिए। तो एक ये बताइए कि हमारे दर्शकों को वहां पर नई गाइडलाइंस को लेकर हरियाणा सरकार क्या कुछ जारी करने वाली है, और वहां पर 24 घंटे के भीतर क्या कुछ अपडेट रहा कोरोना को लेकर? देखिए, सबसे पहले अगर कोरोना की बात करें तो कल शाम तक की जो रिपोर्ट आई है वो लगभग हरियाणा में 22 जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जहां बढ़ रही है, वहीं पे ठीक होने की जो संख्या है उसमें भी काफी बढ़ रही है। लगभग 62% से ऊपर जो है वो रिकवरी रेट है। और यही कारण है कि हरियाणा में जो आम जनजीवन की अगर बात करें तो वो कहीं न कहीं पटरी पे लाने की जो सरकार कोशिश कर रही है वो उसमें कहीं न कहीं कामयाब हो रही है। अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा स्टेट एक ऐसा स्टेट बना जो सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन की लॉकडाउन में बच्चों के ऊपर ध्यान दिया कि पढ़ाई जो है वो पढ़ाई ना रुके, बच्चों के भविष्य जो है वो खतरे में ना पड़े इस लॉकडाउन में। तो उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की गई। और जो टेबल्स है, फास्टवे है, या मान लीजिए कि ऑर्बिटिस है, उसके ऊपर स्पेशल क्लासेस लगाए जा रहे हैं बच्चों को लेके। वहीं पर अगर बात करें तो उद्योगपति को लेकर, क्योंकि हरियाणा जो अग्रसर है वो उद्योग को लेकर अग्रसर है। तो उद्योग की जहां तक बात करें तो उद्योग में सेकेंड लॉकडाउन से ही आपने देखा होगा कि कुछ छूट को देकर, कुछ शर्तें लगाकर इंडस्ट्रीज को जो है वो चलाने की परमिशन दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक की अगर बात करें तो लोगों को आने जाने का जो है अपने काम पे जाने का परमिशन दिया गया है। बाजार की बात करें तो बाजार में ऑड इवन की तरह दुकानें जो है, आज एक दुकानें खुल रही है, कल से दूसरी दुकानें खुलेगी। और लोग जो है, जनता जो है वो पूरा का पूरा शासन प्रशासन को कोऑपरेट कर रही है। रही तीसरी बात की लॉकडाउन 4 में हरियाणा की स्थिति क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन 4 में भी जैसे 1, 2, 3 की बात करें तो जो धार्मिक स्थल है, रेलवे सेवाएं हैं, हवाई सफर है, यातायात है, इस सब पे पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो हरियाणा में सबसे बड़ी बात जो है वो बॉर्डर्स को लेके है, जो आपने 2-4 दिनों में देखा होगा कि बॉर्डर्स को सील करने की जो आदेश दिया गया था, क्योंकि हरियाणा में जितना भी पॉजिटिव मामला आ रहा है वो कहीं न कहीं एनसीआर से जो सटा हुआ एरिया है, दिल्ली से सटा हुआ जो एरिया है, चाहे वो सोनीपत जिला है, चाहे वो झज्जर है, चाहे वो बहादुरगढ़ है, चाहे वो गुड़गांव है,
इसमें जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरी तरह अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया था। फिर बात मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको पालन करते हुए हरियाणा सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है कि जो भी दिल्ली से हरियाणा में एंटर करेंगे उनको सबसे पहले अपना हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि यानी वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनको आने नहीं दिया जाएगा, अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है तभी वो हरियाणा में आ सकते हैं। तो दूसरी बात एक और यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मजदूरों की जो समस्या है वो लगातार सरकारों के लिए गले की घंटी बन रही है। लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि हरियाणा की अगर बात करें तो बिहार सरकार ने फंड जो है वो हरियाणा सरकार को रिलीज किया था कि जितने भी मजदूरों को आपने हरियाणा से बिहार भेजा है उसका जो चार्जेस है वो आपको दिया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़े उदारता के साथ, बड़े दिलों के साथ उन्होंने ये काम किया। कल की बात है ये, कल उन्होंने बिहार सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी जारी की और उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो बिहार से आए, चाहे वो पंजाब से आए, चाहे वो कहीं से भी आया, वो दरअसल बाहर के नहीं है, वो भारत के हैं और वो हरियाणवी है और उनके लिए हरियाणा सरकार पूर्णतया काम कर रही है। और ये जो पैसा है आप वापस ले लें, हम ये पैसा नहीं ले सकते हैं और पूरी तरह जो मजदूर यहाँ पे हैं उनको जो जाना चाहते हैं उनको भेजा जाएगा और जो जाना नहीं चाहते हैं वो यहाँ पे रह के काम करें। उद्योग खुल चुका है, हर चीज खुल चुकी है। और दूसरी तरफ बात करें कि उन्होंने एक और भी बात कही कि जो भी मजदूर अपने गांव में चले गए हैं, अपने राज्य में चले गए हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो उनका उसी प्रकार से स्वागत है, उनको यहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से इस तरीके से बात करते हैं और वो फंड वापस करना, ये हरियाणा की वाकई में एक उदारता है, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री की उदारता है और वाकई में ये देखने को मिला। यस बिल्कुल मनीष, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई हमारे दर्शकों को। जिस तरह से हरियाणा सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है, उसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने एक बानगी भी पेश की जो कि सभी राज्य सरकारों को मुझे लगता है कि उसको लेकर पालना भी करनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपने तमाम जानकारी बताई, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अब सीधा चलते हैं, भटिंडा से हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद बंसल। तो उन्होंने जिस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी बताई है, तो विनोद आपसे जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन 4 आपको किस तरह से जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिख रही है बाकी सभी लॉकडाउन की तुलना में, और वहां पर 24 घंटे को लेकर क्या अपडेट है? देखिए जब जी अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब पहले से हमेशा ही आगे रहा है। जैसे ही पहले पूरे भारत में लॉकडाउन किया था पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगाया हुआ था सीएम पंजाब ने, ऐसे ही आज जो है लॉकडाउन 4 जैसे ही पूरे भारत में अनाउंस हुआ उससे पहले ही इन्होंने 31 मई तक का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो आज लॉकडाउन 4 में अंतर आया है उसमें मेन बात यही है कि पंजाब से आज से कर्फ्यू हटा लिया गया है। जैसे पूरे भारत में लॉकडाउन है वैसे ही पंजाब में लॉकडाउन रहेगा। और दूसरा जैसे अगर देखें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दुकानें को खोलने की छूट दी है, जिसमें जो कैटेगरीज बंद है जैसे मॉल है, थिएटर है और दूसरा जितने भी रेस्टोरेंट है या सैलून है, ब्यूटी पार्लर है वो बंद रहेंगे। लेकिन जरूरी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, आम दुकानें जो कपड़े की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं भी ज्यादा रश ना करें, मास्क पहने और सैनिटाइजेशन की पूरे ध्यान रखें। जो हदायतें कोविड-19 से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है उनकी पालना करें। अगर ये पालना ना की तो उनका चालान भी होगा और उसे दुकान बंद करने का भी हुक्म दिया जाएगा। ऐसी स्थिति के साथ हुआ है। दूसरा जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में बहुत बड़ा बदलाव एक ये आया है। जैसे ही इनकी गिनती बढ़ी थी कोरोना पॉजिटिव की 1934-35 के करीब हो गई थी, उतनी ही तेजी से 2 दिनों में रिकवरी आई है। बहुत अच्छी खबर है ये। और इसमें से 1363 लोग जो है अभी तक ठीक हो चुके हैं। फिर मात्र 500 कुछ लोग हैं, जो 564 के आसपास लोग हैं जो अभी इससे पॉजिटिव हैं। और अभी तक 35 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है पूरे पंजाब में। लेकिन एक इसके साथ एक बड़ी खबर जो आ रही है वो लुधियाना से आ रही है। जैसे
लुधियाना में आज 17 केस पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 2 जो केस है वो जीआरपी पुलिस के हैं, जो रेलवे पुलिस के हैं। रेलवे पिछले दिन ही ने मजदूरों को लेकर जाने वाली रेल जीआरपी की भर्ती की गई थी। एक बहुत बड़ी खतरे का संकेत एक पंजाब में दोबारा फिर अलार्म बजा है भी जीआरपी के मुलाजिम कैसे पॉजिटिव आए, उनको जांच की जा रही है भी कहां से इनको संक्रमित हुए और कहां से कोरोना का इसमें वायरस आया। अगर वो कहीं ट्रेन से या कहीं और से आया तो ये एक बड़ी समस्या पूरे भारत के लिए एक समस्या का अलार्म और समस्या पैदा हो सकती है। और दूसरा, अगर पूरे पंजाब की बात करें, सीएम तो पहले ही पंजाब के एक संकेत दे चुके हैं भी ये लॉकडाउन 4 तो कर दिया, लेकिन इसका आगे का भी उन्होंने बताया जुलाई अगस्त सितंबर तक इसको ऐसे ही जा सकता है। वो पहले ही इस चीज की जता चुके हैं। लेकिन अब देखने की बात यह है भी पूरे भारत का वह कैसा स्वरूप रहता है और जहाँ क्या होता है। दूसरा, अगर लोगों की बात करें, जहाँ मजदूरों की बात हर जगह पूरे भारत में, वैसे पंजाब में भी बहुत बड़ी स्थिति भयानक है। ये तो सरकार के बिल्कुल गले की हड्डी बन चुकी है ये समस्या। ऐसा भी इन्होंने कहा भी 40 दिन तक बेच क्यों कराया, अगर ऐसे ही बेचना तो पहले भी बेच सकते थे और धीरे धीरे करके बेच सकते थे। पीछे मजदूर उग्र हो गए हैं, पुलिस पर भी हमला करने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ये इंडस्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन होगी तो कहाँ जाएगी, कौन सेल करेगा। दूसरी बात, अगर मजदूर तो चले गए हैं, ज्यादातर लोग तो बिहार और पश्चिमी बंगाल के लोग काम करते हैं, तो फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा। और बहुत बड़ी बात, जो पंजाब में अभी जीरी का चावल लगाने का सीजन शुरू होने वाला 10 जून से, तो उससे पहले जो बोई की जाती है धान की, वो सारी की सारी जो लेबर है बिहार से, बंगाल से और यूपी से आती है। वो लेबर ना मिलने के कारण जैसे 2800 रुपए पर एकड़ के हिसाब से पहले झोना लगाया जाता था, एडवांस बुकिंग जो 7000 से 8000 तक किसानों की बुकिंग शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ जाएंगे। तो किसानों के लिए, जो पूरे देश का अन्नदाता कहलाता, उसके लिए मुश्किलें पहले ही थी। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और बड़ा सवाल भी जहन में आना लाजमी है कि जिस तरह से सभी राज्य लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके अपने गृह राज्य भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बहुत हद तक इसको देखते हुए जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कामयाबी भी मिल चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर उनको अपने गृह राज्य भेज दिया जाएगा सभी प्रवासी मजदूरों को, जो फिर राज्यों में जो फैक्ट्रियां हैं उनको लेकर लेबर कहां से आएगी, बड़ा सवाल यह है। चलिए अब सीधा चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर.के. शर्मा, राजस्थान के ब्यूरो चीफ हैं। आपसे जानना चाहते हैं आर.के., आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, चाहे प्रधानमंत्री इस बात को लेकर ऐलान कर चुके हों कि ये जो लॉकडाउन 4 है नए रंग रूप वाला होगा। हमने देखा जिस तरह से लॉकडाउन 1 भी चला गया, 2 भी चला गया, 3 भी चला गया, 4 का आगाज भी हो चुका है। लेकिन किसानों को लेकर और प्रवासी मजदूरों को लेकर स्थिति वही की वही है। जी यस, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है जी। ये एसी रूम में बैठ के, बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के ये जो रणनीति तय करते हैं, लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में आएंगे। क्या नए रंग रूप में आएंगे? थर्ड लॉकडाउन जब शुरू हुआ थे राजस्थान में, गाड़ी घोड़े से चालू हो गई, दुकानें खुल गई, सब कुछ हो गई थी, मगर खरीदार नहीं है। यस, यहाँ खरीदार नहीं है। जो लोग घरों में हैं वो घर में कैद है, बंद है, भयभीत है। और फिर बात लेबर क्लास प्लान कर चुके हैं, प्लान करे हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन के टाइम की वही चीज दिखने को मिल रही है पूरे भारतवर्ष में। लेबर की कोई सूझबूझ नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये जरूर ऐलान किया था, जो लेबर क्लास है वो भागे नहीं, जो जहां है वहां रहे, और हम उनके लिए एक रूपरेखा बनाएंगे। उनको हम फैक्ट्रियों में, जो भी इंडस्ट्री में हम काम कर देंगे। मैं कब दोगे आप, जब सब खेल खत्म हो चुका? अब ये बातें कर रही है चीजें, ऐसे नहीं होता नए रंगों में। ये बस एक जुमलेबाजी है सरकारों की। जनता की से इनकी कोई वो नहीं है, वोट बैंक है जनता। चाहे जनता मरे तो मरे, जिए तो जियो। बात करते हैं अपन लॉकडाउन 4 की, खुलने जो दुकानें खुलेगी, ये खुलेगी, बिल्कुल खुल चुकी है। यस, अब बाकी रह गई थोड़ी बहुत कपड़े की दुकानें, जूतों की दुकानें, बाकी आधी दुकानें खुल चुकी है लॉकडाउन 4 में ही। क्या नया रूप देंगी ये? बस तो बस की ऐलान कर दी, बस जाएगी अदर स्टेट। अब राज्य सरकार तय करेगी आज शाम तक कि क्या क्या हम इसको खोलेंगे, क्या देंगे, क्या रियायत देंगे। ये चीजें नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या आएगी यस, अब ये लॉकडाउन 4 या जो भी हो कमिंग डेज में, ये कहीं भारत में गृह युद्ध नहीं हो जाए। इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, लोगों के पास पैसे नहीं है। जो मध्यम परिवार है, जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनके घरों की किस्त बाउंस हो रही है, उनकी गाड़ी बाइकों की किस्त बाउंस हो रही है। कौन देखभाल करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इनका? जवाबदेही किसकी है? सरकार की है। सरकार मुखिया है, हम सबके पिता है सरकार। तेरे परिवार में एक मुखिया होता है, पिता है। तो उसी तरह नरेंद्र मोदी चाहे देश के हो, चाहे अशोक गहलोत राजस्थान की, उनकी जवाबदेही होती है, उनकी होती है। लेकिन प्रयोग करते हो 3rd 4th 5th लोग, ये क्या है लॉकडाउन? नए रूप में आए, क्या नए रूप में आओगे आप?
आप खुले आके सहायता करिए। लेबरों की अगर वाकई आप चिंतक हो, उन्हें रोकते आप, फैक्ट्री मालिक को कहते आप पैसे हम देंगे, उनको ठहरने की व्यवस्था करिए। नहीं, लॉकडाउन कर देते हो आप, फिर एंड में जब पलायन करते हैं, उनकी लाठीचार्ज करते हो, उनको मारते हो। जब मारपीट जब मीडिया में सामने आती है, फिर ये होश में आते हैं, नहीं हमने गलती कर दी। गलती क्यों करते हो बार बार? क्यों जनता के साथ बिल्कुल आ रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये जो जवाबदेही है सरकारों की ही है, अकाउंटेबिलिटी ये तय करनी पड़ेगी सरकारों को कि जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो रही है, परिस्थितियां बन रही है, उसको लेकर अगर किसी की जवाबदेही है वो तो हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी जवाबदेही तय है। चलिए मनीष जी, आपसे जानना चाहते हैं, आप बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, जानकारी रखते हैं हरियाणा की सियासत को लेकर और भी तमाम जो विषय हैं उनको लेकर आप बारीकी से समझते हैं, परखते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है जिसमें 2 जोन बना दिए गए हैं और एक्स्ट्रा बाकी रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और बफर जोन है और कंटेनमेंट जोन है, तो उसको लेकर हरियाणा सरकार कितनी तैयार है? किस तरह से वहां पर हरियाणा में कितने रेड जोन है, कितने ग्रीन जोन है और कितने ऑरेंज जोन है? देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो 4 जिला है, यानी जब मैंने आपको पहले भी बताया कि सोनीपत, गुड़गांव, झज्जर और बहादुरगढ़, ये जो 4 जिला है, ये 4 जिला में ही कोरोना का संक्रमण जो है वो जो रोगियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। बाकी अगर हरियाणा की बात करें तो पूरा हरियाणा अभी पूरी तरह कंट्रोल में है। 1-2 कहीं न कहीं अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो इसके एवज में अगर आप देखें तो ठीक होने की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे मैं आरके जी की बात सुन रहा था, यहाँ पे बात मजदूर और एग्रीकल्चर जो किसान हैं उनकी किसानों की बात अगर हम बात करें अभी, तो हमारा जो मीडिया का काम है वो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेवारी है। हरियाणा की अगर बात करें तो वाकई में आज मजदूर जो किसी भी स्टेट से अपने स्टेट की ओर पलायन कर रहा है, उस पलायन के दौरान जहां पे आपने लॉकडाउन 1 में देखा कि मजदूरों को खाना पीना की सुविधाएं दी जा रही थी, समाजसेवी संस्थाएं जो वो आगे आके लोगों को खाना दे रही थी, राशन बांटने का काम कर रही थी। सरकार बीपीएल परिवारों को राशन दिया, सरकार ने जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको भी राशन देने का काम किया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आखिरकार उद्योगपति को सरकार ने एमएसएमई इंडस्ट्रीज, एसएमई इंडस्ट्रीज को पैकेज देने का काम किया। गरीबों को जो बीपीएल कार्ड है उनको सरकार ने राशन देने का काम किया। लेकिन जो मिडिल परिवार है, आखिर मिडिल परिवार कहाँ जाए? मिडिल परिवार के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी, अगर वो बाहर राशन की लाइन में लगता है तो उसकी इज्जत जाती है, अगर वो घर में बैठता है तो वाकई में उसके घर में अनाज नहीं है। दूसरी तरफ बात करें मजदूर की, मजदूर में कहीं न कहीं साक्षरता की कमी है। सरकार ने जो जितना भी हम बात करें, पोर्टल की बात करें, हेल्पलाइन नंबर की बात करें, तो मजदूर को इतना पता नहीं है कि किस हिसाब से उस पर फोन किया जाता है, कैसे उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। सरकार को जो नोडल अधिकारी जो नियुक्त किया गया है, उस नोडल अधिकारी को एक ड्यूटी पूरा फिक्स किया जाए कि आपके पास जितने भी मजदूर हैं, क्योंकि मजदूर जो है वो उसका घर का भी पता है कि वो उसका रेसिडेंस वहां पे है, किस फैक्ट्री में रहते हैं, कहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हर चीज का पता सरकार के पास है। अगर नोडल अधिकारी अपने नीचे अधिकारी को नियुक्त करके वहां पे एक फोन करवाने की ड्यूटी लगवाई जाए तो कहीं न कहीं मजदूर के पैर में छाले नहीं पड़ेंगे, मजदूर भूखा नहीं मरेगा, गर्भवती महिला सड़क के ऊपर। बिल्कुल मनीष, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। जिस तरह से ये पूरी तरह से जो सिनेरियो बना हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं मजदूर भी हो चाहे सरकार हो, कहीं ना कहीं जो अभाव है वो देखा जा रहा है। चलिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। यूपी की सियासत को और बाकी तमाम जो विषय हैं उन पर अध्ययन करते हैं, बारीकी से समझते हैं, परखते हैं। अमितेश जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात का संकेत दे दिया था कि लॉकडाउन का फोर है जो उसका आगाज होगा वो नए रंग रूप वाला होगा, आपको किस तरह से लग रहा है यूपी सरकार के संदर्भ में कि यूपी सरकार लॉकडाउन 4 के लिए कितनी तैयार है और नए रंग रूप वाला किस तरह से होगा यूपी सरकार के लिए? देखिए, ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बहुत है। और चुनौती इसलिए बहुत है कि बड़ी संख्या में जो बाहर के जो श्रमिक हैं वो उत्तर प्रदेश अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे वापस लौटे हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि इस मौजूदा हालात से जो निपटने में जो कठिनाइयां हैं वो सरकार के सामने आ रही हैं और एक चुनौती आप कह सकते हैं सरकार के सामने है।
देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और मुझे लगता है कि लगातार वो टीम 11 के साथ जिस तरह से बैठकों के बाद से ही उन्होंने बहुत कुछ तक जो तस्वीर साफ की है। एक तो ये है कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी ढिलाई या लापरवाही, शब्दों पर गौर करिएगा भैया, कि कोई भी ढिलाई और लापरवाही, यानी कि अधिकारियों की तरफ से ढिलाई और आम आदमी की लापरवाही, ठीक है ना, कोई भी इस तरह की जो बातें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार के सामने चुनौती दूसरी ये है कि जो श्रमिक बाहर से आए हैं उनको उनके तमाम जो संसाधन है, यानी कि खाने पीने से लेकर तमाम उनको कैसे रोजगार मिल सके, कैसे उनकी सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर की जा सके, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। लेकिन यह है कि कुछ जगहों पे जो छूट है वो दी जा रही है, लेकिन तमाम ऐसे भी जिले हैं उत्तर प्रदेश में जो पूरी तरह से रेड जोन में आते हैं, जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, यानी तादाद है, वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वो जो जगह है वो चुनौती बने हुए हैं। चाहे आगरा की बात कर लें, गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा की बात कर लें या फिर मुरादाबाद की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार इसको लेकर चिंतित है। लोगों से भी अपील की जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं उनके पेंच भी कसे जा रहे हैं। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और उस मीटिंग में साफ तौर पर कह दिया कि जो मजदूरों के साथ जिस तरह की तस्वीरें आई थी, तमाम जगहों पे ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पे इन श्रमिकों के साथ पुलिस की जो व्यवहार है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, कतई जायज नहीं कह सकते आप। तो वो व्यवहार में बदलाव लाए पुलिस और इन श्रमिकों को कैसे व्यवस्थित ढंग से उनके घरों तक पहुंचाया जाए, इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में, बिल्कुल बड़ी चुनौती है। अमितेश जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये यूपी को लेकर अपडेट भी बता दीजिए कि वहां पर फिलहाल क्या अपडेट है, कितने मामले हो चुके हैं। और अमितेश जी, ये देखिए, आज चौंकाने वाली बात यह कि आज सुबह सुबह ही हमीरपुर और कुशीनगर से हादसा सामने आया है, जहां पर 25 मजदूर घायल हुए हैं। देखिए, इसमें मैंने पहले भी आपकी और हमारी जब चर्चा हो रही थी तो हमने कहा कि ये खौफ है, ये जो मौतें हैं खौफ की मौतें हैं। खौफ इसलिए है क्योंकि अभी भी जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे, तमाम ऐसे मजदूर हैं जो अभी भी जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, जो इंटरनेट की दुनिया से कोसों दूर है, उन तक जो सही जानकारी है वो मुझे लगता है मुहैया नहीं हो पा रही है। और ये सरकारों की जिम्मेदारी है यस कि सरकारें ये पूरी तरह से आश्वस्त करें तमाम जो श्रमिक हैं, तमाम जो उनपे साक्षरता की कमी है, उनको इस बात का वो आश्वस्त दें कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, संयमित रहें, धैर्य रखें, वो अपने घरों तक उनको पहुंचाया जाएगा। ऐसा नहीं है, तमाम जगहों पे जो तस्वीर आ रही है उसमें काफी हद तक सरकारों ने बेहतरीन तालमेल करके कोशिश भी की है। अभी सुबह ही मेरी बात हो रही थी, मुंबई से भी तमाम जो श्रमिक हैं वो अपने अपने घरों पहुंचे हैं, तो उनसे भी जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ तकलीफें तो जरूर हैं, तमाम ऐसे लेकिन जैसे वो मुंबई से चले तो उनको बसें तो कहीं ना कहीं उपलब्ध हो गई, लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचे, उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे जो स्कूल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहाँ का बड़ा बुरा हाल है। सरकार दावा कर रही है कि हर किसी का ख्याल रख रही है, लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पे जो खाने का इंतजाम है वो भी जो क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं वो अपने घरों से कर रहे हैं, यानी जो उनके घर वाले हैं वो खाने का इंतजाम करते हैं, खाना लेके आते हैं, और उन क्वारंटीन सेंटर में जो लोग बाहर से जो श्रमिक आए हुए हैं जिनको स्कूल के में रोका गया है, उन गाँव के स्कूलों में रोका गया है, तो सारी व्यवस्थाएं घर वाले कर रहे हैं। तो अगर ये तस्वीर सही है, जैसा कि तमाम मजदूर तमाम जो श्रमिक है वो हमसे सुबह ही बात हो रही थी, कुछ से पहले तो बता रहे थे, तो ये निंदनीय है। सरकार दावा कर रही है, फिर वो दावे कहाँ गए कि जब खुद जो श्रमिक हैं उनके घर वाले खाना दे रहे हैं। बिल्कुल अमितेश जी, जो सरकार कह रही है वो दावे कहाँ गए, जमीनी हकीकत पर वो कितने खरे उतर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सहयोगियों का, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव और हमारे संवाददाता, तमाम जानकारियां बताई जिस तरह से जो जमीनी हकीकत क्या है और राज्यों के हालात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि लॉकडाउन 4 का आगाज तो हो चुका है, लेकिन वो कितना नए रंग रूप वाला होगा और इसको लेकर सभी राज्य सरकारों पर अब ये तय करना है। जो केंद्र सरकार ने बताया है कि अब राज्य सरकार ही अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए तय करें कि क्या किसको खोलना है, क्या छूट देनी है, क्या रियायत देनी है। तो लगातार हमारा यही प्रयास रहता है कि सभी राज्यों का हाल आपको बताएं, जमीनी हकीकत से रूबरू कराएं कि आखिर सरकार जो दावे कर रही है वो जमीनी हकीकत पर कितने खरे उतर रहे हैं, ये देखने वाली बात है और जहन में ये सवाल आना भी चाहिए। चलिए, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।